2007 में हैदराबाद के पास के एक गांव में एक महिला ने हेडपंप से पानी निकाला। उस पानी को उसने उबाला, अपने बच्चों को पिलाया और खुद भी पिया। उसे कोई शक नहीं था क्योंकि यह पानी सरकारी ट्रीटमेंट प्लांट से निकलकर आया था। लेकिन उसी साल एक स्वीडिश वैज्ञानिक जो आकिम लार्सन ने उसी इलाके के एक हेडपंप से पानी का एक जार भरकर अपने देश ले गए। जब उन्होंने लैब में उस पानी की जाँच की तो उनके होश उड़ गए। उस सरकारी ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले पानी में एंटीबायोटिक की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि अगर कोई इंसान उस पानी को सिर्फ एक गिलास पी ले तो उसे एक मरीज की पूरी दैनिक खुराक मिल जाएगी। यह कहानी किसी थ्रिलर फिल्म की नहीं है, यह हैदराबाद के पास पाटन चेरू की असली कहानी है, जहाँ भारत की सबसे बड़ी दवाई फैक्ट्रियाँ खड़ी है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवाई उत्पादक देश है, अमेरिका और चाइना के बाद। दुनिया भर में जो जेनेरिक मेडिसिन बिकती हैं, उनमें से लगभग 20% भारत बनाता है। यह डाटा फार्मेक्सिल का है। यह भारत सरकार का खुद का फार्मा एक्सपोर्ट काउंसिल है। अफ्रीका में जो दवाइयां जाती हैं, उनमें से लगभग 80% भारत की है। 1990 में जब HIV AIDS अफ्रीका में महामारी बन रहा था, तब भारतीय कंपनियों ने उन दवाइयों की कीमत $10,000 से घटाकर सिर्फ $100 सालाना कर दी। MSF ने खुद स्वीकार किया कि बिना भारतीय दवाइयों के उनका काम असंभव है। इसका सीधा मतलब है कि करोड़ों लोग जो पहले मर जाते, वो आज जिंदा है। यह भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस कहानी का भी दूसरा पहलू है। दवाई बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए, जिसे API कहते हैं, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये दवाई का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बिना API के दवाई सिर्फ एक नॉर्मल गोली है और कुछ नहीं। अब ये आंकड़ा देखिए, भारत सालाना लगभग 33,000 करोड़ रुपए का API इंपोर्ट करता है। इसमें से लगभग 68 से 70% सिर्फ चाइना से आता है। कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स के लिए यह नंबर 90% तक जाता है। यानी अगर कल चाइना अपनी कंपनी बंद कर दे तो भारत में बुखार की दवाई बनाने वाले के पास यह कच्चा माल नहीं बचेगा। और यह सिर्फ कल्पना नहीं है। 2020 में जब दुनिया भर में कोरोना था, चीन ने अपनी कंपनी बंद कर दिए। इंडिया में पैरासीटामोल की कीमतें दोगुनी हो गई। तो इसके बाद सरकार ने क्या किया? 2021 में एक PLI स्कीम लाई, The PLI scheme for APIs, प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव, जिसमें 33,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया ताकि भारत में खुद API बनने लगे। लेकिन जब मैंने इस स्कीम पर रिसर्च किया तो पता चला कि अभी तक जो प्रोडक्शन शुरू हुई है वो बहुत सीमित है। ज्यादातर प्रोजेक्ट अभी निर्माण में है और इंडस्ट्री के इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट का मानना है कि चीन पर निर्भरता अगले कम से कम 5 से 7 साल तक कम होने वाली नहीं है। अब दूसरा सवाल, जो दवाइयां भारत में बन रही हैं, क्या वो क्वालिटी में सही है? 2013 में रैनबैक्सी ने अमेरिकी अदालत में खुद माना कि उसने दवाइयों की क्वालिटी टेस्टिंग से जुड़ा गलत डाटा दिया और कुछ दवाइयां तय स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतरती थी। इसके बाद कंपनी पर $500 मिलियन का जुर्माना लगाया गया, जो उस समय किसी भी जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर पर लगा सबसे बड़ा आरोप था। अब मैं वापस उस गांव की कहानी पर आता हूं जिससे हमने शुरुआत की थी। हैदराबाद के पास पाटन चेरू और बोलराम में यहाँ 300 से ज्यादा फार्मा फैक्ट्रीज है। ये फैक्ट्री दवाई बनाती हैं, लेकिन दवाई बनाने के बाद जो केमिकल टेस्ट बचता है उसे ट्रीट करने के बाद नदी में डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ की ट्रीटमेंट प्लांट्स इतने कमजोर हैं कि वे एंटीबायोटिक्स को नष्ट नहीं कर पाते। वो पानी सीधा नदियों में जाता है। जब इंसान लगातार लो डोज एंटीबायोटिक का सेवन करता है, बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना बीमारी के, सिर्फ पानी पीकर, तो उसके शरीर के अंदर के बैक्टीरिया उस मेडिसिन के खिलाफ इम्यून हो जाती हैं। इसे कहते हैं एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी AMR। जब 2022 में दुनिया की सबसे भरोसेमंद मेडिकल जर्नल द लेजेंड्स में एक स्टडी आई, उसमें बताया गया कि सिर्फ 2019 में पूरी दुनिया में 12,70,000 लोगों की मौत सीधे तौर पर AMR की वजह से हुई। यह कोरोना से पहले का आंकड़ा है। अब यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, क्योंकि यह हमारी क्रेडिबिलिटी के लिए जरूरी है। पाटन चेरू की पॉल्यूशन सीधे तौर पर इन 12 लाख मौतों का एकमात्र वजह नहीं है। AMR एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्रॉब्लम है
जिसकी कई वजह हैं, जैसे डॉक्टरों द्वारा दवाइयों का ज्यादा लिखा जाना और ज्यादा जानवरों में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना। लेकिन फार्मा पॉल्यूशन इन वजहों में से एक है और वो वजह जो ऑलमोस्ट एंटायरली इग्नोर करती है। हम ऐसे समस्या को बढ़ावा दे रहे हैं जिसका इलाज समय के साथ लगातार मुश्किल होता जा रहा है। तो सवाल उठता है कि ये सब पता होने के बावजूद, रिसर्च पेपर होने के बावजूद संसदीय समिति ने रिपोर्ट दी है, फिर भी कुछ नहीं बदल रहा। क्यों? इसके 3 बड़ी वजहें हैं। पहला, रेगुलेटरी सिस्टम वीक है, यह तो हमने देखा। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट आपस में कम्पीट करती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर तेलंगाना स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल रूल्स लगाएगा तो फैक्ट्री वाले गुजरात या राजस्थान चले जाएंगे, इसलिए कोई स्टेट स्ट्रिक्ट नहीं बनना चाहता। और तीसरा वजह, जो सबसे खतरनाक वजह भी है, जब भी कोई क्वालिटी या पोल्यूशन का मुद्दा उठाता है तो उसे भारत विरोधी करार दे दिया जाता है। लोग कहते हैं देश की इंडस्ट्री को बदनाम कर रहा है, और जब आलोचना ही देशद्रोह मान लिया जाए तो सुधार कैसे होगा। भारत की फार्मा इंडस्ट्री एक हाफ सक्सेस स्टोरी है। हम ऐसी समस्या को बढ़ावा दे रहे हैं जिसका इलाज समय के साथ लगातार मुश्किल होता जा रहा है। आधी कहानी गर्भ की है, करोड़ों लोगों को सस्ती दवाई मिली जो बिना इसके मर जाते। आधी कहानी चिंता की है, हमारी सप्लाई चेन एक देश पर निर्भर है जो हमारा रेगुलेटरी सिस्टम कमजोर करता है, और हमारी फैक्ट्री का गंदा पानी एक ऐसी बीमारी फैला रही है जिसका कोई इलाज नहीं। अब सवाल यह नहीं है कि भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनेगा या नहीं, वो पहले ही बन चुका है। सवाल यह है किस कीमत पर।